नमस्कार। सौरभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सौरभ एकेडमी ऑफिशियल, मैं डॉक्टर ए एल यादव एक बार आपको पुनः एक नए वीडियो में एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है निरुपाधिक तर्कवाद। ठीक है दोस्तों, निरुपाधिक तर्कवाद जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर निरुपाधिक तर्कवाद किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो कई चैप्टर उसको फिर समझ में नहीं आते हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं कि निरुपाधिक तर्कवाद क्या है और इसे कैसे समझेंगे। निरुपाधिक तर्कवाद दोस्तों देखिएगा, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। निरुपाधिक तर्कवाक्य को समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि गुण क्या है, परिमाण क्या है, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी तर्कवाक्य में दो पद होते हैं। तर्कवाक्य में दो पद होते हैं, एक को हम उद्देश्य कहते हैं और दूसरे को विधेय कहते हैं। और निरुपाधिक का अर्थ आप लोग जानते ही हो। निरुपाधिक शब्द जो है दो शब्दों से बनकर मिलकर बना है। नीह धन उपाधि, नीह धन उपाधि से मिलकर बना है। नीह धन उपाधि बराबर निरुपाधि। निरुपाधि आप जानते हैं कि नीह का अर्थ होता है रहित। नीह का अर्थ होता है रहित और उपाधि का अर्थ होता है सर। इस प्रकार निरुपाधिक शब्द का अर्थ होता है शर्त रहित। शर्त रहित। अब आप समझिए, उद्देश्य विधेय का जब संबंध शर्त रहित होता है, उद्देश्य विधेय का संबंध जब शर्त रहित होता है, अर्थात उद्देश्य और विधेय के बारे में जो बात होती है, आप जानते हैं कि दो पदों के उद्देश्य विधेयात्मक संबंध के कथन को तर्कवाक्य कहा जाता है। तर्कवाक्य में दो पद होंगे, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय का जब संबंध शर्तयुक्त होता है तो उसे सोपाधिक कथन कहा जाता है। और जब उद्देश्य विधेय का संबंध शर्त रहित होता है, अवास्तविक होता है, आकारिक होता है, तो उसे हम निरुपाधिक तर्कवाद कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होती है, उसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, पहले इसे देख ले। हम कहेंगे कि दो पदों के दो वर्गों या पदों भी बोल सकते हैं, दो वर्गों के उपाधि रहित, दो वर्गों के उपाधि रहित उद्देश्य विधेयात्मक संबंध के कथन को निरुपाधिक तर्कवाक्य कहा जाता है।
को निरुपाधिक तर्कवाक्य कहा जाता है। तो दो वर्गों या पदों के दो वर्ग, एक उद्देश्य का होगा, दूसरा विधेय का होगा। कैसा? शर्त रहित उद्देश्य विधेयात्मक, शर्त रहित उद्देश्य और विधेयात्मक संबंध के कथन को दो वर्गों के शर्त रहित उद्देश्य विधेयात्मक संबंध के कथन को निरुपाधिक तर्कवाक्य कहा जाता है। यानी निरुपाधिक तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय का संबंध वास्तविक होना अनिवार्य नहीं होता है, यह केवल आकारिक होता है। अब इसे हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे। जैसे हमने कहा कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी घोड़े हाथी हैं, सभी घोड़े हाथी हैं। ठीक। सभी दार्शनिक विद्वान हैं। अब मान लीजिए ये सब जो शब्द आपको लिखे जा रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक उद्देश्य है और दूसरा विधेय है। ये सब क्या है? उद्देश्य विधेय है। तो यहाँ पर उद्देश्य विधेय का जो संबंध है वो वास्तविक न होकर के आकारिक है, इसीलिए इसे निरुपाधिक तर्कवाक्य कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। जो निरुपाधिक तर्कवाक्य होता है, निरुपाधिक तर्कवाक्य को गुण और परिमाण के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? गुण और परिमाण। ध्यान दीजिएगा, आपको जानना है कि परिमाण क्या है। परिमाण को क्वांटिटी कहा जाता है। परिमाण दो तरह का होता है। एक सर्वव्यापी परिमाण होता है और दूसरा अंशव्यापी। सर्वव्यापी और अंशव्यापी। एक को अंग्रेजी में हम यूनिवर्सल कहते हैं और दूसरे को हम पर्टिकुलर कहेंगे। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, ये दो तरह के परिमाण होते हैं। कुल मिलाकर परिमाण मात्रा को प्रकट करते हैं। तो एक सर्वव्यापी और एक अंशव्यापी। सर्वव्यापी का अर्थ होता है पूर्ण। जब हम किसी संपूर्ण मात्रा को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वो सर्वव्यापी होता है। जैसे 100 सर्वव्यापी है, लेकिन जब उसके हम किसी आंशिक भाग का वर्णन करते हैं, यानी 99.99 अंश है और 100 पूर्ण है, तो जब दो तरह की मात्रा हुई, एक संपूर्ण मात्रा, एक आंशिक मात्रा, तो जो संपूर्ण मात्रा है उसे हम सर्वव्यापी कहेंगे और जो आंशिक मात्रा है उसे हम अंशव्यापी कहेंगे। तो परिमाण दो तरह का हुआ, सर्वव्यापी और अंशव्यापी। परिमाण को व्यक्त करने वाले जिन शब्दों की सहायता से परिमाण को व्यक्त किया जाता है, उन शब्दों को परिमाणक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा
जैसे हमने कहा परिमाणक, 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 क्वांटिफायर, परिमाणक। तो परिमाण दो प्रकार का है, इसलिए परिमाणक भी दो प्रकार का हुआ। तो परिमाणक भी दो प्रकार का होता है, एक को हम सर्वव्यापी परिमाणक कहते हैं और दूसरे को अंशव्यापी। तो एक सर्वव्यापी परिमाणक हुआ, सर्वव्यापी परिमाणक, सर्वव्यापी परिमाणक, और दूसरा अंशव्यापी परिमाणक। तो दो तरह के परिमाणक हो गए। सर्वव्यापी परिमाण को जो शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाएगा उसे सर्वव्यापी परिमाणक कहेंगे, और अंशव्यापी तर्कवाक्य को जिन या अंशव्यापी परिमाण को जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाएगा उसे अंशव्यापी परिमाणक कहेंगे। इसका मतलब ये जो सर्वव्यापी परिमाणक है इसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहेंगे। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और एक होगा पर्टिकुलर क्वांटिफायर। पर्टिकुलर क्वांटिफायर यहाँ आई है। तो दो तरह के परिमाणक हुए, एक सर्वव्यापी और एक अंशव्यापी। तो सर्वव्यापी परिमाणक कौन कौन से हैं इसको ध्यान से देखिएगा। जब हम सर्वव्यापी परिमाणक की बात करते हैं, सर्वव्यापी जब हम परिमाणक की बात करेंगे तो सर्वव्यापी परिमाणक किसे किसे कहा जाएगा। जैसे हमने कहा सभी, प्रत्येक, सभी, प्रत्येक, हर एक, सर्वदा, कोई। ये ऐसे शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमने कहा ऑल, ईच, एवरी, ऑलवेज और एनी। ये ऐसे शब्द हैं, ऑल, ईच, एवरी, ऑल, ईच, एवरी, एनी, ऑलवेज। ये ऐसे शब्द हैं जो सर्वव्यापी परिमाणक को व्यक्त करेंगे। ठीक है। अब इसी तरह से जो दूसरा परिमाणक है वो है अंशव्यापी परिमाणक। अंशव्यापी परिमाणक, ठीक है। ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर था और ये पर्टिकुलर क्वांटिफायर है। ये पर्टिकुलर क्वांटिफायर है। अब जो अंशव्यापी परिमाणक है उसको हम क्या कहेंगे?
हमने कहा कि जैसे हमने कहा कुछ थोड़े से अधिकांश प्रायः सामान्यतः कम से कम अधिक से अधिक एक को छोड़कर सब ये ऐसे शब्द हैं जो अंशव्यापी परिमाणक को व्यक्त करेंगे। अगर हम इसे अंग्रेजी में लिखें तो हम कहेंगे कि सम few mostly frequently generally less than less more than more ये ऐसे शब्द है जो यहां पर हम जैसे कहेंगे all हमने कहा all but one, ये ऐसे शब्द हैं जो अंशव्यापी परिमाणक को व्यक्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि परिमाण को व्यक्त करने वाले शब्दों को परिमाणक कहा जाता है जिन शब्दों के द्वारा परिमाण को व्यक्त करेंगे। अब परिमाण को व्यक्त करने के दो तरह के शब्द हैं, एक सर्वव्यापी परिमाणक और एक अंशव्यापी परिमाणक। तो सर्वव्यापी परिमाणक के अंतर्गत किसको रखा जाता है? सभी, प्रत्येक, हर एक, सर्वदा और कोई को। और अंशव्यापी परिमाणक के अंतर्गत कुछ, थोड़े से, अधिकांश, प्रायः, सामान्यतः, कम से कम, अधिक से अधिक, इसको रखेंगे एक को छोड़कर सब। ये सब क्या है? ये अंशव्यापी परिमाणक है। ठीक है, तो परिमाण आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे गुण की। किसकी बात करेंगे? गुण की बात करेंगे। देखिएगा गुण क्या होता है। गुण को अंग्रेजी में क्वालिटी कहा जाता है। गुण को क्वालिटी कहा जाता है। और गुण दो प्रकार का होता है। गुण दो प्रकार का होता है। एक को स्वीकारात्मक कहा जाता है। स्वीकारात्मक, अफर्मेटिव, और दूसरा है निषेधात्मक। निगेटिव। ये दो तरह के गुण होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि गुण को व्यक्त करने वाले
गुण को व्यक्त करने वाले शब्दों को संयोजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजक कहा जाता है। गुण को व्यक्त करने वाले शब्दों को संयोजक कहा जाता है। और संयोजक भी दो तरह का होगा, एक स्वीकारात्मक संयोजक और दूसरा निषेधात्मक संयोजक। एक स्वीकारात्मक संयोजक होगा और दूसरा निषेधात्मक संयोजक होगा। और संयोजक को हम अंग्रेजी में लिखते हैं कंजक्ट, इसे कैपुला भी लिखते हैं, कैपुला। अब देखिए, जो सकारात्मक संयोजक है, सकारात्मक संयोजक के लिए है शब्द का प्रयोग होता है और निषेधात्मक संयोजक के लिए नहीं शब्द का प्रयोग होगा। है और नहीं, ये क्या है? क्रमशः स्वीकारात्मक और निषेधात्मक संयोजक है। इस प्रकार गुण और परिमाण की दृष्टि से निरुपाधिक तर्क वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। गुण और परिमाण की दृष्टि से निरुपाधिक तर्क वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। अब आप देखिएगा, पहला है सर्वव्यापी, स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, जिसे अंग्रेजी में आप जान ही रहे हैं। दूसरा है सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, निषेधात्मक तर्कवाक्य। तीसरा है अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य। और चौथा है अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, ये 4 प्रकार का तर्कवाक्य हुआ। ठीक है, एक को हम कहेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। दूसरा है यूनिवर्सल निगेटिव प्रोपोजिशन। तीसरा है पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। और चौथा है पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन। ये 4 प्रकार का निरुपाधिक तर्कवाक्य बताया गया गुण और परिमाण की दृष्टि से। तो आप देख रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं कि जब
जब सर्वव्यापी परिमाण के साथ स्वीकारात्मक गुण होता है तो उसे सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाद कहते हैं, और जब सर्वव्यापी परिमाण के साथ निषेधात्मक गुण होगा तो उसे सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाद कहा जाएगा। अंशव्यापी परिमाण के साथ जब स्वीकारात्मक गुण होगा तो उसे अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाद कहेंगे, और अंशव्यापी परिमाण के साथ जब निषेधात्मक गुण होगा तो उसे अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाद कहा जाएगा। तो ये 4 प्रकार के तर्कवाक्य हैं। इन चारों प्रकार के तर्कवाक्यों को 4 प्रकार के प्रतीकों के द्वारा प्रकट किया गया है। आइए देखते हैं कि ये क्या है, ये इनका प्रतीक क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो 4 प्रकार के तर्कवाक्य हैं, पहला है सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, दूसरा है सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, तीसरा है अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, और चौथा है अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। ये 4 प्रकार के तर्कवाक्य आपको दिखाई दे रहा है। पहला है यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रीपोजिशन, दूसरा है यूनिवर्सल निगेटिव प्रीपोजिशन, तीसरा है पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रीपोजिशन, चौथा है पर्टिकुलर निगेटिव प्रीपोजिशन। तो इसी को आप देख रहे थे अभी, ठीक है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रीपोजिशन, यह है यूनिवर्सल निगेटिव प्रीपोजिशन, ये है पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रीपोजिशन, और ये है पर्टिकुलर निगेटिव प्रीपोजिशन। ये 4 प्रकार का तर्कवाक्य आप देख रहे हैं। इसे क्रमशः इसे ए, ई, आई और ओ तर्कवाक्य से प्रतीक से प्रकट किया गया है। यानी ए, ई, आई और ओ इसके प्रतीक हैं। ए तर्कवाक्य को सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य के लिए ए, सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य के लिए ई, अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य के लिए आई, अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य के लिए ओ प्रतीक में प्रयोग किया गया है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि जो ए, ई, आई, ओ तर्कवाक्य जो प्रतीक लिया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो 2 कारण आप जानते हैं मित्रों। सबसे पहला तो ये है कि यह स्वर है। क्या है? वावेल है, आप लोग जानते ही हैं। तो वावेल ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वावेल होते हैं, आपको पता है। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वावेल हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ यह उत्पन्न होता है कि वास्तव में ए को स्वीकारात्मक अर्थ में क्यों लिया गया, आई को स्वीकारात्मक अर्थ में क्यों लिया गया, ई को निषेधात्मक अर्थ में क्यों लिया गया, ओ को निषेधात्मक अर्थ में क्यों लिया गया, इसको हम समझ लें। इसको समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो बताना है।
देखिएगा, लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है अफिर्मो। ठीक है, कौन सा शब्द है? अफिर्मो, AFF ये अफिर्मो लैटिन भाषा का शब्द है और अफिर्मो से ही बना है अफर्मेटिव। अफिर्मो से ही बना है अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, स्वीकारात्मक होता है। ठीक है, तो अफिर्मो का जो पहला वावेल है, अफिर्मो का जो पहला वावेल है ए, ये देखना है, इसे सर्वव्यापी अर्थ में ले लिया गया, इसे सर्वव्यापी सर्वव्यापी स्वीकारात्मक अर्थ में लिया गया। और जो इसका दूसरा वावेल है, इसका जो दूसरा वावेल है आई, इसको अंशव्यापी स्वीकारात्मक अर्थ में लिया गया, इसको अंशव्यापी स्वीकारात्मक अर्थ में लिया गया। ठीक है, तो प्रथम वावेल को एफिर्मेटिव जिससे बना हुआ है, इस अफिर्मो लैटिन भाषा के इस शब्द से फर्स्ट वावेल को सर्वव्यापी अर्थ में लिया गया, और जो सेकंड वावेल है उसे अंशव्यापी अर्थ में लिया गया। एक सर्वव्यापी स्वीकारात्मक हुआ और दूसरा अंशव्यापी स्वीकारात्मक हुआ। इसी तरह से एक शब्द है, एक दूसरा शब्द है नीगो, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा शब्द है नीगो। नीगो, और इसी नीगो से बना है निगेटिव, इसी नीगो से बना है निगेटिव या निगेशन। और इसका अर्थ आप लोगों को पता ही है, इसका अर्थ निषेधात्मक होता है। तो नीगो का जो पहला वावेल है, नीगो का जो पहला वावेल है वो क्या है? ई है। इसको सर्वव्यापी निषेधात्मक अर्थ में लिया गया, और जो दूसरा वावेल है ओ, इसको अंशव्यापी निषेधात्मक अर्थ में लिया गया, अंशव्यापी निषेधात्मक अर्थ में लिया गया।